केदारनाथ उपचुनाव प्रचार को अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन जिस तरह का सियासी रण केदारनाथ वैली में दिखाई दे रहा है, वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बाबा केदार की सौगंध खानी पड़ रही है। गणेश गोदियाल को सोना पीतल कैसे बना, ये सवाल पूछना पड़ रहा है, तो अजेंद्र अजय को सफाई देनी पड़ रही है। यानी सियासी लड़ाई बेहद भीषण हो चुकी है। कैंपेन के मोर्चे पर अनिल बलूनी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज भी हैं। और अब इस चुनावी लड़ाई के क्लाइमैक्स में बॉबी पवार भी निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, द जुड़े के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। केदारनाथ उपचुनाव का कैंपेन शुरू में चला था, दिवाली का त्योहार बीच में आया, कैंपेन थोड़ा सुस्त नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त जब प्रचार थमने की तरफ बढ़ रहा है, कुछ ही घंटे बचे हैं, तब जिस अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी के भीतर सियासी रण छिड़ा हुआ है और ऊपर से बॉबी पवार ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष टिहरी से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ चुके बॉबी पवार ने केदारनाथ में पहुंचकर जिस अंदाज में निर्दलीय प्रत्याशी और पत्रकार त्रिभुवन चौहान के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बेचैन किया है। तो दूसरी तरफ जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज, फिर चाहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और दूसरे नेता मैदान में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अकेले गणेश गोदियाल ने लगातार पिछले काफी दिनों से मनोज रावत के समर्थन में मोर्चा संभाला ही हुआ था, लेकिन उसके साथ यशपाल आर्य, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, करण मारा, तमाम प्रीतम सिंह, दूसरे नेताओं ने भी मोर्चे पर अपनी ताकत झोंकी हुई है। ये बताता है कि केदारनाथ के उपचुनाव का नतीजा सत्ताधारी दल बीजेपी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस गणेश गोदियाल, हरीश रावत, तमाम दिग्गजों के लिए कितना अहम है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है बॉबी पवार ने, वहां पहुंचकर त्रिभुवन चौहान के समर्थन में वोट मांग करके, बॉबी पवार लगातार लोगों को जिस तरह से नकल के चलते परीक्षाएं रद्द हो जा रही थी, भ्रष्टाचार था, भर्ती भ्रष्टाचार था, उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है और लगातार त्रिभुवन चौहान को केदार घाटी का बेटा बताते हुए उनको वोट का सपोर्ट देने की डिमांड की है। उसने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बनाया, लेकिन पहले बात कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की करते हैं। आप जानते हैं केदारनाथ के उपचुनाव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सत्ता के समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी को केदार बाबा की सौगंध खा करके कांग्रेस के उस प्रचार का जवाब देना पड़ रहा है, जिसमें लगातार जिस तरह से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर की जो पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल सवाल कर रहे हैं। किस अंदाज में मुख्यमंत्री को अपनी सफाई पेश करनी है, वो भी जरा सुनिए। 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे? इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूं, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूं कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। देखा आपने किस अंदाज में मुख्यमंत्री को सफाई पेश करनी पड़ती है। तो दूसरी तरफ गणेश गोदियाल अपने तरीके से, जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। और दोनों के बीच किस तरह से वार पलटवार है, वो भी जरा सुनते चलिए। मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो सोना आया था, जिसके लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि इसकी सिक्योरिटी के लिए हमें फोर्स चाहिए, वो बात पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये आखिर पीतल कैसे बना, ये आखिर तांबा कैसे बन गया, इस पर नहीं जवाब दे रहे हैं। इस पर नहीं जवाब दे रहे हैं कि जो सोना उतर गया, जो कलर उसका रंग उतर गया, उसके बाद उस पर पॉलिश क्यों की गई, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि पॉलिश करने के बाद उस पर एक्रेलिक की सीट क्यों लगा दी गई ताकि उस पर कोई टच न कर सके और वो पॉलिश फिर न निकल सके, इसका नहीं जवाब दे रहे। मुख्यमंत्री ने झूठी कसम खाई कार्यक्रम में कि मैं बाबा केदार की कसम खाता हूं, सौगंध खाता हूं, उन्होंने कहा। वो सौगंध सच्ची थी। उनके वीडियो मैंने दोनों डाले हुए हैं, दोनों वीडियो डाले जिसमें उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ धाम स्थापित करने के लिए एक बहुत अच्छा काम बताया, और दूसरा ये भी मैंने
आपको इस वीडियो के उसी वीडियो में उनका दूसरा स्टेटमेंट भी डाला है जिसमें वो सौगंध खा रहे हैं। तो मैं जो कर रहा हूं वो आपको नाटक लग रहा है, वो आपको दिग्भ्रमित करने वाला लग रहा है, वो आपको मेरा मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं लग रहा है। और जिन मुख्यमंत्री ने ये काम किया वो आपको बहुत विचारशील लग रहे हैं, आपके हितैषी लग रहे हैं, केदार खंड के बहुत हितैषी आपको लग रहे हैं। तो इसलिए आप विभीषण कितने ही भक्त क्यों न रहे हों, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। इसलिए आप इस केदार खंड के विभीषण हैं और ऐसे विभीषणों को लोग अच्छी तरह से जानती है। जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनकी दिख रही है, तो उसके पीछे मुझे जो लगता है कि शायद ये कारण होगा कि वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं। गणेश गोदियाल जी, आप ये बताइए कि केदारनाथ से कौन सी शिला दिल्ली ले जाई गई? आप स्पष्ट करिए, आप बताते क्यों नहीं? आप कहते हैं कि शिला ले गए केदारनाथ से। आप बताइए कौन सी शिला लेकर गए? कौन सी विशेष ऐसी शिला थी कि जिसको लेकर के वहां से उठा करके लेकर गए कोई गया है? और आखिर में अब सुनिए किस तरह से लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की जा रही है। बॉबी पवार ने जिस तरह से देहरादून में ऐलान किया था कि ये जो केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा है ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी से जुड़ा हुआ है, और अब लगातार बॉबी पवार वहां निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा बीजेपी की संभावनाओं पर, कांग्रेस की संभावनाओं पर, बॉबी पवार किस अंदाज में वहां अपनी बात रख रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। हमारी आस्था के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि हमने देखा कि कई जगह जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सोने का पीतल हो गया, भाई कैसे हो गया? हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक ब्रांच आप दिल्ली के अंदर केदार बाबा की खोलना चाहते थे, क्या इस यात्रा को बिल्कुल ही बंद करना चाहते थे? जिस यात्रा से हमारा सारा रोजगार चलता है, जिस यात्रा से पूरे क्षेत्र में रौनक रहती है, जिस यात्रा पर हमारा रोजगार डिपेंड है, हमारी आजीविका डिपेंड है, उस रोजगार को बंद करना चाहते थे कि दिल्ली के अंदर केदार बाबा का मंदिर बनेगा और यहाँ कोई नहीं आएगा। ये कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। पर जब भी देवी देवताओं के आस्था के साथ या उनकी उसके साथ खिलवाड़ होता है, तब वो सांकेतिक रूप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संकेत देते हैं, और वो संकेत आप लोगों ने देखे होंगे। क्योंकि हम भी जब कोई ऊंच नीच जब कर देते हैं मंदिर में, घर में, इस प्रकार से, तो देवता कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। इन लोगों ने 10 जुलाई को यहाँ से शिला जो केदारनाथ से उठाई और दिल्ली पहुंचा दी। उसके बाद देखिए कि जुलाई का महीना नहीं बीता और सीधे जुलाई में कैसी तरह से दिलाई। और हम उस दुख को समझ सकते हैं कि स्थानीय युवाओं के साथ साथ बाहर से आए हुए लोग भी किस तरह से दिल्ली किस प्रकार से मारेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर भू कानून की लड़ाई चल रही है। हमारी इन जमीनों को कब्जाने के लिए कहीं न कहीं बाहरी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और कौड़ियों के दाम में उसे खरीदकर या हम पर हुकूमत जमाना चाहते हैं। पर सरकार क्या भू कानून पर स्टैंड ले पा रही है? नहीं ले पा रही। सरकार ने 2 महीने पहले एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बिल्कुल हम मानते हैं और सरकार की इस बात का समर्थन करते हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पर उस डेमोग्राफी चेंज होने जब हो रही है तो उसकी रोकथाम क्या है? उसकी रोकथाम आप सभी जानते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं। जब उत्तराखंड में मूल निवास पहले से लागू था, जब 2012 और 13 में जब मूल निवास को समाप्त कर दिया गया और स्थायी निवास जैसे प्रमाण पत्र को लाया गया, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद वो डेमोग्राफी चेंज करने वाला व्यक्ति चाहे नेपाल के रास्ते आया हो, डेमोग्राफी चेंज करने वाला व्यक्ति चाहे आपके बांग्लादेश के रास्ते से आया हो, पर उसके लिए आसानी हो गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना। और इस स्थायी निवास की आड़ में उन्होंने हजारों की संख्या में अपने लोगों को बुलाया है और फिर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हम तो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मूल निवास को लागू करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस स्थायी निवास की आड़ में सबसे बड़ी जो कमी है, हमारे युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से युवा आ रहे हैं और स्थायी निवास बना रहे हैं और हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। हमारे युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमने देखा है भाई त्रिभुवन चौहान की रिपोर्टिंग हम बार बार देखते रहते थे। जब वो ये हमारे रवाई घाटी में आते थे, केदार घाटी में आते थे, तो ये जो जिस पुल से हम आए हैं जो अभी अधूरा है, उसके लिए भी आपने, मुझे लगता है कि कई बार आपने उसकी रिपोर्टिंग की, कई बार उसकी आवाज उठाई। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो आपकी पीड़ा को समझ सके, जो आपके
अगर ऐसे व्यक्ति को समर्थन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की राजनीति में कुछ ना कुछ नया होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड प्रदेश, पूरा प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। हमारे पास विधायक के नाम पर विधायक है, सांसद के नाम पर सांसद है, सरकार के नाम पर सरकार है, मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री है, पर वो केवल नाम के हैं, काम के नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जब ये प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है तो ऐसे समय में अगर केदार घाटी के लोगों ने यहाँ से भाई त्रिभुवन चौहान को समर्थन कर दिया और एक नई जो मिसाल है वो पेश कर दी, जिताकर भेज दिया, तो जो उत्तराखंड इस राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो मैसेज एक पूरे उत्तराखंड में जाएगा और केदार घाटी से इसकी शुरुआत होगी, बाबा केदार के द्वारा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अभी 1.5 महीने पहले हमारी सरकार ने कैबिनेट बुलाई और उस कैबिनेट में एक अध्यादेश लाया कि जो देहरादून की मलिन बस्तियां हैं, जो हरिद्वार की मलिन बस्तियां हैं, जो शहरों में मलिन बस्तियां बसी है, जो बांग्लादेश से आ रखे हैं, जो कहीं और से आ रखे हैं, उनके संरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाया कि इनके मकान ना तोड़े जाए, इनको ना भगाया जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक है। पर जब यहाँ पर इनके बुलडोजर चले तो हमारे लोगों के ढाबे भी तोड़े गई, दुकानें भी तोड़ी गई, घर भी तोड़े गए। क्या उनके लिए अध्यादेश नहीं आ सकता था? आ सकता था, परंतु उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। वो आपकी और हमारी पीड़ा नहीं जानेंगे। हम भी एक पढ़ने लिखने वाले छात्र हुआ करते थे। जब हमने पढ़ाई शुरू की, जब तैयारी शुरू की, तो आपने देखा कि नकल माफियाओं ने किस प्रकार से पेपर बेचे। लाखों लाखों रुपए में पेपर बेचकर उन लोगों को नौकरियां दी, जिन लोगों जो ठेकेदार थे, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे, जो तैयारी नहीं करते थे, उन्हें नौकरी दी गई। हम लोगों ने जब उस मुद्दे को उठाया तो हमने संघर्ष करके, आप लोगों के बच्चों ने भी हमारा सहयोग किया, तब जाके 100 भ्रष्टाचारियों को जेल में भिजवाया। तब जाकर जब गांधी पार्क के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई और हम लोगों ने आंदोलन किया, तब सरकार को रातों रात नकल रोधी कानून लाना पड़ा और नकल रोधी कानून जब बना तो यहाँ के युवाओं के रोजगार की वो सुरक्षा करेगा। ये नकल रोधी कानून हमेशा के लिए बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे संघर्षशील लोग जो ऐसे संघर्षों में साथ रहते हैं, इन लोगों के लिए जब आप संघर्ष करोगे, इन लोगों के लिए जब आप समर्थन करोगे, तो मैं समझता हूँ कि एकदम तो कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे ये जो माहौल है ये जरूर उस तरफ ढलेगा जिस तरफ हमारे आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने सोचा था कि हमारी जो उत्तराखंड बनाने की जो धारणा थी, जो परिकल्पना थी, वो साकार तब हो पाएगी जब हमारे बीच के युवा, जब आपके बीच के साथी जब जाएंगे और आपकी पीड़ा को वहां पर रखेंगे। क्योंकि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा होता है। हम तो 6-7 वर्षों से सड़कों पर लड़ रहे हैं और सरकार ने 10 से 11 झूठे मुकदमे भी लगा दिए हैं। सरकार ने 3 से 4 बार जेल भी भेज दिया है। पर सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। पर अगर आप किसी अपने बीच के व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो उचित माध्यम में आवाज उठाने का। देख सकते हैं किस अंदाज में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में बॉबी पवार जिस अंदाज में उतरे हैं, इसने केदारनाथ की पूरी चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। कुछ ही घंटे बचे हैं, आखिरी दौर का प्रचार चल रहा है। इस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस अपनी ताकत झोंक ही रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि केदारनाथ में सियासत का ये ऊंट है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत को 23 को जब नतीजे आएंगे केदारनाथ उपचुनाव के, वो बहुत कुछ तय कर देंगे, नए समीकरण बनाएंगे। तो बहुत सारे समीकरण गड़बड़ा भी सकते हैं। धन्यवाद। के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।